गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इसी चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है साक्षरता। बच्चों, साक्षरता से जैसा कि आप सभी समझते हैं कि शिक्षित होने से है। हमारे देश में शिक्षित वर्ग कितना है, कितना परसेंटेज है, और किसी देश या समाज की उन्नति, प्रगति तथा जागरूकता का सीधा संबंध वहाँ की जनसंख्या की साक्षरता से होता है कि वहाँ के देश की, किसी समाज की कितना परसेंटेज लोग साक्षर हैं और कितने निरक्षर हैं। अगर साक्षर होंगे तो उनकी उन्नति अधिक होती है, उनकी आर्थिक स्थिति अधिक होती है, आपके जीविका चलाने के लिए साधन अधिक होते हैं। सर्वप्रथम साक्षरता शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख साधन है तथा साक्षरता से ही व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है, यानी उसके अंदर ताकत, कॉन्फिडेंस सब साक्षरता से आता है। साक्षर जनसंख्या आजीविका के विकल्पों के प्रति अधिक जागरूक होती है। उसे पता रहता है कि अगर हम शिक्षित हैं तो उसके पास कई ऑप्शन खुले रहते हैं कि जिनसे वह अपनी जीविका अर्जन आसानी से कर सकता है। साक्षर व्यक्ति ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेता है। साक्षरता का एक अन्य महत्व यह भी है कि साक्षर जन समुदाय स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। यानी जो व्यक्ति साक्षर होता है, जो व्यक्ति शिक्षित होता है, वह हर चीज़ के प्रति जागरूक होता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे अपनी फैमिली से रिलेटेड मैटर हो, चाहे वो अपनी उसकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें हो, वो हर क्षेत्र में सक्रिय रहता है। भारत में साक्षरता की दर का यदि हम विश्लेषण करें तो हमारे देश की अलग अलग क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों में विभिन्न सामाजिक समुदायों में जन साक्षरता का दर अलग अलग है। यदि स्त्री पुरुष साक्षरता पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में लगभग 17% साक्षरता कम है, यानी पुरुष अधिक साक्षर हैं और स्त्रियां कम साक्षर हैं। लेकिन एक बड़ी आशावादी बात यह है कि स्त्रियों में साक्षरता की दर पुरुषों की तुलना में तेज़ी से अब बढ़ रही है। पहले ये दर कम थी लेकिन अब ये बढ़ रही है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि स्त्रियां पहले से साक्षरता की दर बहुत कम थी तथा उसे निचले स्तर से यह दर बढ़ रही है। नीचे जो साक्षरता की दर थी अब ये ऊपर हो रही है। अगर पिछले वर्षों में ध्यान दिया जाए तो 1991 से लेकर 2001 की अवधि में भारत में स्त्रियों की जनसंख्या लगभग 15% की दर से वृद्धि हुई है, जबकि अगर पुरुषों को देखा जाए तो उनमें 12% से भी कम वृद्धि पाई गई है। भारत में साक्षरता में ये 9% वृद्धि हुई, परंतु इस अवधि में साक्षरता में पुरुषों में 6% तथा स्त्रियों में 10% की वृद्धि हुई है। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों में साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा अधिक बढ़ी है। एक चीज़ बच्चों और भी देखी जाती है कि लिंग भेद के अतिरिक्त सामाजिक समूहों में साक्षरता दर में अंतर देखा जाता है। ये तो स्त्री पुरुष की साक्षरता दर हो गई। इसके अतिरिक्त समाज में जो अनुसूचित जातियां, जनजातियों में साक्षरता की दर बहुत कम रही है हमेशा से। समाज के ये वर्ग सुविधाओं से वंचित रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन समुदायों में स्त्री साक्षरता दर तो और भी कम रही है। विभिन्न समूहों की ही समान देश के विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों में साक्षरता दर में अंतर देखा जाता है। विभिन्न समूह जैसे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, इनमें साक्षरता का स्तर बहुत कम है। पुरुष भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, महिलाओं की स्थिति तो और भी बहुत ज़्यादा खराब है। उनके पास सुख सुविधाएं भी उस तरह की नहीं है कि उन्हें शिक्षित किया जाए। मेन उनके सामने जीविका पालने के लिए मेन समस्या रहती है।
इनका देखा जाए जिनमें डिफरेंस पाया जाता है शिक्षित महिलाओं पुरुषों का, एक इनका उदाहरण केरल है। यहाँ लगभग पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। केरल में की साक्षरता रेट बहुत अच्छा है। इससे भिन्न बिहार में ले लीजिए आप, कि कुछ राज्यों में साक्षरता के लिहाज से आज भी पिछड़े हुए हैं। बिहार जैसे कुछ राज्य, बिहार में तो बहुत पिछड़ापन है, उत्तराखंड हुआ, बिहार हुआ, इन सब में अभी भी साक्षरता की रेट बहुत कम है। अभी भी महिलाओं को पढ़ाना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। यह असमानता विभिन्न पीढ़ियों में भी असमानता को ही बढ़ावा देती हैं। यानी अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे, आप महिलाओं के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, ये हमेशा ये चलती रहेगी अगर इसको बढ़ावा नहीं दिया गया। समाज में जो माता पिता निरक्षर हैं, वे यह सुनिश्चित करने की सुविधा से और ज़्यादा वंचित हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षित हों। यही कारण है इस प्रकार की असमानताएं आगे चलकर निरंतर रूप से बनी रहती हैं। क्योंकि अशिक्षित माँ बाप भी शिक्षा का महत्व नहीं समझते। मैं बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ। आप लोग शहर में हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम नहीं पढ़े तो क्या हमारे बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन गांव का व्यक्ति अभी भी इस बात को नहीं सोचता है। ख़ास तौर से अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो इस पर बिल्कुल भी इस विषय में नहीं सोचते हैं। बच्चों अब देखिए, एक हमारा ये आगे वाला टॉपिक है, ये है ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। गांव में की जनसंख्या और शहर की जनसंख्या, इन दोनों में काफ़ी अंतर रहता है। कितना इससे संबंध अनेक आंकड़े भी सामने आए हैं। भारतीय जनसंख्या ग्रामीण नगरीय विभिन्नताओं को जानने के लिए ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के लक्षणों, उनके अंतर तथा आपसी संबंधों को जानना आवश्यकता है। इनके क्या लक्षण है, ग्रामीण जनसंख्या के क्या लक्षण है, शहरी जनसंख्या के क्या लक्षण है, उनमें आपस में क्या अंतर है, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं बच्चों समुदाय। समुदाय क्या है? समुदाय देखिए एक गांव है, गांव एक समुदाय है। सबसे अच्छा उदाहरण गांव है समुदाय का। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है, वो किसी न किसी समुदाय से जुड़ा रहता है। समुदाय एक ऐसा मानव समूह है जिसे औपचारिक रूप से संगठित नहीं किया जा सकता। उसकी उत्पत्ति स्वतः से ही होती है, अपने आप वो विकसित हो जाता है। मनुष्यों का वह समूह जो साथ साथ रहकर जीवन यापन करता है, जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, इसके समान हित रहते हैं, सबकी एक सी सोच होती है, एक तरह का जीवन जीते हैं। इनका भौगोलिक क्षेत्र भी निश्चित होता है और ये समुदाय में जो व्यक्ति होते हैं वो बच्चों एक सिंपल साधारण सा जीवन जीते हैं, एक समान स्तर के होते हैं और उनकी जैविक और मानसिक आवश्यकताएं सामुदायिक जीवन पर ही डिपेंड करती हैं। जैसे गांव का व्यक्ति है, वो पूरा गांव में ही डिपेंड करता है, उसे बाहर से इतना मतलब रहती है, उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें वहीं मिल जाती हैं। तो गांव बच्चों समुदाय का सबसे अच्छा उदाहरण है। गांव का जीवन पूर्ण रूप से सामुदायिक होता है, उनमें परस्पर एकता की भावना होती है। दूसरा उदाहरण समुदाय का बच्चों नगर है। आजकल नगरों में समुदाय की अनेक विशेषताएं नहीं पाई जाती, तथापि इसे भी समुदाय ही माना जाता है। अब समुदाय बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कम्युनिटी और इसको अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, और कम्युनिटी बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कॉम और दूसरा म्यूनिस। कॉम का अर्थ है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना, यानी एक साथ मिलकर सेवा करना। अन्य शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा जो परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, उन्हें हम समुदाय कहते हैं। कुछ बच्चों परिभाषाएं भी हैं, जैसे जिन्सबर्ग की है, मैकाइवर तथा पेज की है, बुगार्डस की है। बुगार्डस कहते हैं समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम
की भावना कुछ न कुछ अंश पाया जाता है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। हम की भावना रहती है और एक क्षेत्र में रहते हैं और उनमें आपसी संबंध होते हैं, उसको हम समुदाय कहते हैं। डेविस ने भी परिभाषा दी है, समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। एक छोटा सा क्षेत्रीय समूह बताया है और जिसके अंदर समाज के जितने भी सामाजिक जीवन के जितने भी पहलू हैं उनका उसमें समावेश होता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।